हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम बिहार एसएससी स्नातक स्तरीय प्रैक्टिस सेट नंबर 10 होने वाला है फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में। तो इसका 9 सेट ऑलरेडी आप सभी का कंप्लीट हो चुका है। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं फ्रेंड्स तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सारा सेट आपका कंप्लीट कराया गया है और इसका पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से ज्वाइन करके और इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आप सभी का बिहार एसएससी में 75 आपका जीके जीएस का क्वेश्चन होता है और 75 आपका मैथ्स रीजनिंग का होगा। तो इस वीडियो में हम जीके जीएस डिस्कस करने वाले हैं और इसका जो शेष आपका क्वेश्चन जो है मैथ्स और रीजनिंग का, तो मैथ्स और रीजनिंग आपका लाइव सेशन में हम डिस्कस करते हैं सुबह 11 बजे से। तो आप लोग आज से ही ज़रूर जुड़िए सुबह 11 बजे, तो जहां पर आपका 75 मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन डिस्कस होगा और उसका पीडीएफ भी आप सभी को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के पहला प्रश्न से आप लोग अपना आंसर सीधा कमेंट करिए। पहला सवाल से लिखा है, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्न में से कथनों पर विचार करिए। कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की पहचान करिए। पहला कथन है कि सरस्वती आर्यों की पवित्र नदी थी, तो फर्स्ट कथन बिल्कुल सही लिखा गया है। दूसरा है, सरस्वती को ऋग्वेद में नदी माता नदीतमा कहा गया है, यह भी कथन सही है फ्रेंड्स। और तीसरा है कि आर्यों का भारत में आरंभिक निवास स्थल सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता था, तो तीसरा कथन भी बिल्कुल सही लिखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पहला, दूसरा तथा तीसरा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है। लिखा है, पुरातत्वविद ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियां की खुदाई की, ये बस्तियां निम्न में से किस स्थान से नहीं मिली है? ठीक है, तो इनमें से जो कौशाम्बी उत्तर प्रदेश लिखा गया है, यहाँ से फ्रेंड्स इसकी इकाई जो है वो नहीं मिली है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। तो अगला सवाल 3 नंबर लिखा है, 516 ईसा पूर्व में भारत पर हुए ईरानी आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और कौन सा सही कथन है, यहाँ पर विचार करना है। तो इसमें फ्रेंड्स पहला कथन बिल्कुल सही है कि यह आक्रमण भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर हुआ था। इसके बाद दूसरा कथन भी सही है कि यह आक्रमण देरियस के नेतृत्व में हुआ था। और इसमें तीसरा कथन भी सही है कि देरियस ने पंजाब और सिंध को जीतकर ईरान का 20वां प्रांत घोषित किया था, जबकि चौथा कथन इसमें गलत है। तो 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, निम्न में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया गया था अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अकबर। ठीक है, तीर्थ यात्रा कर जो समाप्त किया गया था वो 1563 ईस्वी में। नेक्स्ट लिखा है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन था? तो याद रखना, देवगिरी के शासक रामचंद्र देव थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो 6 का राइट आंसर याद रखना है, चौसा। इस सवाल का क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी करना राइट होगा। चलिए अगला सवाल है कि भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन है? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। ठीक है, 1526 ईस्वी की प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना किया था। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। लिखा है, बेलेजली के द्वारा सहायक संधि की शर्त के संदर्भ में विचार करिए और इनमें से कौन सा उत्तर सही है? सही उत्तर की पहचान करना है। तो 8 नंबर सवाल का फ्रेंड्स पहला कथन सही है और तीसरा कथन सही है, जबकि दूसरा कथन इसमें सही लिखा नहीं गया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर करना होगा ऑप्शन नंबर सी, पहला तथा तीसरा। चलिए क्वेश्चन 9 है। 1857 के विद्रोह के बाद महारानी की उद्घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और कौन सा कथन सही है बताना है। ठीक है, तो पहला कथन है कि इसने राज्य हड़प नीति को समाप्त कर देशीय राजकुमारों के अधिकारों को मान्यता प्रदान किया। तो इसका पहला कथन फ्रेंड्स सही लिखा गया है।
जबकि दूसरा है कि कानून का संचालन करते समय भारतीय लोगों के अधिकारों, रीति रिवाज तथा प्रथाओं पर विचार किया जाना था। तो दोनों कथन सही लिखा गया है, जबकि इसमें तीसरा कथन फ्रेंड्स सही नहीं है। तो 9 का राइट आंसर करना होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा बंग भंग विरोधी आंदोलन का संबंध में कौन सा कथन असत्य है, गलत कथन बताइए। गलत कथन इसमें डी ऑप्शन में है कि इस आंदोलन ने हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा दिया था। बिल्कुल यहाँ पर गलत लिखा गया है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 11 में है कि माउंटबेटन योजना में क्या हासिल नहीं हुआ था। माउंटबेटन योजना, तो फ्रेंड्स इसमें सिंध तथा बलूचिस्तान में जनमत संग्रह द्वारा निश्चित किया जाएगा कि वे पाकिस्तान में मिलना चाहेंगे या नहीं। तो इसमें ये हासिल नहीं हुआ था। 11 का राइट आंसर जो करना होगा ऑप्शन बी करना होगा। चलिए अगला सवाल 12 है, 12 नंबर क्वेश्चन में है 1740 से 48 के मध्य यूरोप में चला ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध का किन यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ था। तो 12 का आंसर ए हो जाएगा, फ्रांसीसी तथा अंग्रेज। और अगला सवाल देखिए 13 है, लिखा है मुंडा आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य लिखा गया है, सत्य कथन बताइए। तो फ्रेंड्स इसमें पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा कथन, तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही लिखे गए हैं, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑल इसका करेक्ट आंसर होगा। 14 लिखा गया है कि निम्नलिखित कथन में कौन सा असत्य कथन है। पहला ऑप्शन है कि गन्ना मुख्यतः सिंचित क्षेत्र की फसल है, तो पहला कथन सही है। दूसरा, इससे चीनी, गुड़, खांड, सारी और सीरा बनाया जाता है, तो बिल्कुल दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन है कि गन्ने के उत्पादन के लिए औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, तो तीसरा कथन गलत है, क्योंकि इसके औसत वार्षिक वर्षा के लिए 75 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होना चाहिए था। तो केवल तीसरा कथन इसमें असत्य लिखा गया है, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अब देखिए अगला सवाल 15 है, लिखा है वायुमंडल के संगठन के संदर्भ में कथन पर विचार करिए, कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन की चयन करें। तो इसमें फ्रेंड्स पहला कथन और दूसरा कथन बिल्कुल सही लिखा गया है, यहाँ से आपका राइट आंसर जो 15 का करना होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल फर्स्ट तथा सेकेंड। अगला 16 है, सूर्य ताप का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान से पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो सी ऑप्शन इसमें सही नहीं है कि शीत ऋतु में मध्य एवं उच्च अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा अधिक मात्रा में सूर्य ताप प्राप्त होता है, तो करेक्ट आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, ऊंचाई के साथ हवा का दाब हमेशा घटता जाता है, लेकिन इसके घटने की दर हमेशा एक समान नहीं होती, यह निम्न में से किस घटना पर निर्भर करती है। तो इसमें फ्रेंड्स आपका निर्भर जो करता है वो हवा के घनत्व पर, जलवाष्प की मात्रा पर और इसके साथ गुरुत्वाकर्षण की शक्ति पर। ठीक है, चौथा ऑप्शन समुद्र की दूरी से ये निर्भर नहीं करता है, तो 17 का राइट आंसर जो करना होगा वो ऑप्शन नंबर सी करना होगा, फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड। अगला लिखा है भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। सबसे पुराना तेल का भंडार पाया जाता है डिगबोई, असम में, राइट आंसर डी होगा। इसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, लिखा है बृहद ज्वार कब आते हैं। ठीक है, तो बृहद ज्वार आते हैं पूर्णिमा और अमावस्या दोनों के दिन, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन करना होगा। और अगला सवाल 20 है, भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा से कम होती है, तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर। और अगला देखिए 21, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी आवश्यक है। तो 21 का राइट आंसर फ्रेंड्स बी हो जाएगा, 21 वर्ष होना चाहिए इसके लिए। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है। तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित है, इसकी पहचान करें।
तो इसमें फ्रेंड्स पहला भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बेरोबारी मामला प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। दूसरा कथन भी सही है, तीसरा कथन भी सही है, यानी ऑल इसका आपका राइट आंसर करना है। डी ऑप्शन इसका राइट होगा। चलिए अगला सवाल 24 है। लिखा निम्न में से किस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश किया? तो 24 के लिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, फजल अली समिति इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए इसके बाद अगला सवाल 25 है। कौन सा अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों को अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करता है? तो इसमें आर्टिकल 15, 29 और 30 ये सभी विशेषाधिकार प्रदान करते हैं। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो फ्रेंड्स भारत में अगर राष्ट्रपति बनना है तो यहाँ पर जितना मन उतनी बार, यानी कितनी ही बार आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है? तो प्रत्येक 5 वर्ष पर जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला सवाल 28 है। लिखा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में कथन पर विचार करिए और कौन सा कथन इनमें सही है बताइए। तो केवल इसमें तीसरा कथन आपका सही है। प्रस्तावना संशोधनीय है परंतु ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता जो इसकी मूल विशेषताओं को प्रभावित करे। केवल तीसरा कथन सही करना है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर सवाल है। लिखा बैंक दर का आशय क्या है? ठीक है, तो बैंक दर का आशय होता है केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। और अगला सवाल 30 है। 2 स्तंभ दिए गए हैं और इसके उत्तर का मैच करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ओपन जनरल लाइसेंस जो लिखा गया है इसका संबंध विदेशी व्यापार से होता है। ट्राइसेम का संबंध रोजगार से होता है। थोक मूल्य सूचकांक जो दिया है इसका संबंध मुद्रास्फीति से होता है। और नकदी रिजर्व अनुपात का संबंध ऋण नियंत्रण से है। तो 30 का राइट आंसर जो करना होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करना होगा। चलिए अगला सवाल 31 देखिए। लिखा है निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और असत्य कथन की पहचान करिए। कौन सा यहाँ पर असत्य लिखा गया है? इनमें आपका ऑप्शन सी असत्य है। ग्रामीण क्षेत्र में साख या ऋण का सबसे अधिक भाग औपचारिक स्रोतों के द्वारा पूरा होता है, जो यहाँ पर कथन क्या है, गलत है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32। लिखा है निम्न में से किन लोगों के द्वारा दिए गए कर्ज को अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो इनमें से सभी होगा, मित्र, व्यापारी, साहूकार, रिश्तेदार, इनमें से सभी इसका राइट आंसर करना होगा। क्वेश्चन 33 है। MS वर्ड में फंक्शन की F12 का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो F12 का हम लोग यूज करते हैं सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला सवाल जो है 34 होगा। लिखा है निम्न में से किसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में स्टोरेज के लिए नहीं किया जाता है? तो आंसर इसका सी होगा। ये जो आपका एडर लिखा गया है फ्रेंड्स, एडर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि एलिफेंटा की गुफाएं निम्न में से किसके द्वारा निर्मित कराया गया था? तो एलिफेंटा गुफा का निर्माण राष्ट्रकूट के द्वारा कराया गया है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है दक्षिण गंगोत्री निम्न में से कहाँ स्थित है? ठीक है, तो दक्षिण गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में। ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट लिखा है निम्न में से कौन सा राज्य अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो इनमें फ्रेंड्स कर्नाटक जो होता है ये अभ्रक का प्रमुख उत्पादक राज्य नहीं है। आंसर इस सवाल का डी करना होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो समान दाब वाली रेखाएं को आइसोबार कहा जाता है। डी ऑप्शन याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्न में से किससे है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल, तो इसका संबंध होता है जैव सुरक्षा समझौते से। आइए अगला सवाल 40 है। लिखा निम्न में से कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था?
तो इनमें से द टाइम्स ऑफ इंडिया जो लिखा गया है ये राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। अगला केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार प्रस्तावित कुल व्यय में से कितने करोड़ रुपये की आपूर्ति पूंजीगत प्राप्ति से प्राप्त करने की बात की गई है? तो 41 का ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, लिखा है ब्रश विद लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह पुस्तक जो है सतीश गुजराल के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है कि वन्यजीव अधिनियम 1972 संशोधन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो भारत का पहला राज्य बना था केरल, आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है, लिखा निम्न में से किस खाद्यान्न के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है? तो पहला स्थान इनमें से कौन सा है? तो फ्रेंड्स इनमें से सभी होगा, चावल में, दलहन में, जूट में भारत का स्थान फर्स्ट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 45 नंबर क्वेश्चन, लिखा ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ब्रांड एम्बेसडर है रोहित शर्मा, बी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, लिखा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल वन एवं वृक्षावरण का प्रतिशत कितना है? तो 46 का आंसर ए हो जाएगा 25.17%। अगला लिखा है, हाल ही में बिहार के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सैयद अता हसनैन को नियुक्त किया गया है, इसका आंसर ए करना होगा। और नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा है कि AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल 49 है, लिखा है निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में वंदे भारत के लिए पहला आधिकारिक प्रोटोकॉल जारी किया है? तो पहला प्रोटोकॉल जारी किया गया गृह मंत्रालय के द्वारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल 50 है कि भारत की पहली जलमग्न सड़क सह रेल सुरंग परियोजना को निम्न में से किस राज्य में मंजूरी दी गई है? ठीक है, तो इसके लिए मंजूरी दिया गया है असम, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर सवाल है, लिखा है इलेक्ट्रॉन का निम्न में से कौन सा रूप एंटी पार्टिकल होता है? तो एंटी पार्टिकल की बात करेंगे तो पॉजिट्रॉन इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद 52, लिखा सड़क मार्ग पर उपयोग किए जाने वाले पीले पट्टी में क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो पीला पट्टी में होता सोडियम, ऑप्शन सी। अगला सवाल 53 है कि परमाणु संरचना के संदर्भ में कथन पर विचार करिए, कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो पहला कथन भी इसमें सही लिखा गया है और दूसरा कथन भी बिल्कुल सही लिखा गया है, तो दोनों के दोनों कथन राइट है, आंसर इसका सी होगा। और अगला सवाल 54 नंबर देखिएगा, लिखा है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन को निरूपित करते हैं? रासायनिक परिवर्तन फ्रेंड्स इनमें आपका होगा ईंधन का जलना और लोहे पर जंग लगना, ये दोनों के दोनों रासायनिक निरूपण को दर्शाते हैं, आंसर इसका सी हो जाएगा 3 एवं 4। चलिए अगला सवाल देखिए 55, लिखा है आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 55 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करना होगा, धात्विक अभिलक्षण आवर्त में बढ़ता है तथा समूह में नीचे जाने पर घटता है। 56 नंबर में देखिए सुमेलित करना है, ठीक है, सही सुमेलित क्या होगा? अचुंबकीय का उदाहरण यहाँ पर जो है वो मिट्टी होगा, जबकि मैग्नस जो लिखा गया है, मैग्नस का संबंध फ्रेंड्स यूनानी से होगा। मैग्नेटाइट का संबंध जो होगा फ्रेंड्स वो प्राकृतिक चुंबक से होगा और चुंबकीय का संबंध कोबाल्ट से लिखना होगा। अब यहाँ पर अगर इसका ऑप्शन मैच करते हैं तो ए ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला सवाल, कहा है परमाणु की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और इनमें से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स आपका जो 3 स्टेटमेंट है, आप सही से अगर पढ़ेंगे तो तीनों स्टेटमेंट इसमें सही लिखे गए हैं, तो इसका राइट आंसर डी करना होगा,
इनमें से सभी। चलिए अगला सवाल देखिए, कहा है क्षारीय धातु प्रबल अपचायक है, इसका कारण क्या है? तो 58 का आंसर ए हो जाएगा, निम्न आयनन ऊर्जा। नेक्स्ट लिखा है निम्न में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? ठीक है, तो अदिश राशि इसमें नहीं है बल, क्योंकि बल जो होता है ये सदिश राशि के उदाहरण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 60 है, लिखा है निम्न में से कौन सी आवृत्ति बढ़ने और तरंगदैर्घ्य घटने के संदर्भ में सही लिखा गया है? तो इसमें सही लिखा गया है रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी विकिरण और गामा किरणें। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर आपका 61 होगा। तो एक तरफ उपकरण और दूसरे तरफ प्रकार लिखा गया है। तो पहला यहाँ पर बैरोमीटर है। तो बैरोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? तो दबाव को मापते हैं। ऑडियोमीटर से क्या मापते हैं? तो ध्वनि का मापन करते हैं। टेकोमीटर से फ्रेंड्स हम लोग गति की मापन करते हैं। और डेंसिटोमीटर से हम लोग घनत्व की मापन करते हैं। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला सवाल है, लिखा पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है कि जब प्रकाश एक क्रांतिक कोण के कारण उसी माध्यम में परावर्तित होता है। अगला सवाल 63 है, निम्न में से कौन सा तापमान मापने की इकाई नहीं है? इनमें से तो केल्विन से भी मापते हैं तापमान, डिग्री सेल्सियस से भी, फ़ारेनहाइट से भी, इनमें से सभी से मापते हैं। तो अतः आंसर डी करना होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है पेंडुलम की समय अवधि जो है निम्न में से कौन सा कथन सही है? पेंडुलम की सही समय अवधि में कौन सा कथन सही लिखा गया है? तो 64 का ए हो जाएगा, इसकी लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल 65 है, ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो फ्रेंड्स हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वो पास्कल के नियम पर काम करता है। आंसर ए होगा। अगला सवाल है कि वर्षा की बूंदों के गोलाकार होने का कारण क्या है? तो इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव, बी ऑप्शन। नेक्स्ट लिखा है कि मांसपेशियों में संकुचन और विश्राम के लिए कौन सा खनिज जो है वो महत्वपूर्ण है? तो इसके लिए कैल्शियम जो होता है महत्वपूर्ण माना जाता है। ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट लिखा है निम्न में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो फ्रेंड्स खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है ऑर्थोपोडा में। और अगला सवाल देखिए 69 है, सवाल है कि केंद्रीय रिक्तिका जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य होता है कि यह पानी और अन्य पदार्थों को स्टोर करती है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर प्रश्न होगा, लिखा है निम्न में से कौन सा पौधों में आयरन की कमी का लक्षण है? तो 70 नंबर सवाल का आंसर ए होगा, पत्तियों का पीला पड़ना। नेक्स्ट है नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग का उपयोग किया जाता है? तो 71 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कॉर्निया। और अगला सवाल देखिए, निम्न में से किसकी उपस्थिति जो है मानव शरीर के अंदर रक्त के जमने को रोकने का काम करती है? तो इसके लिए राइट आंसर जो है सी करना होगा, हिपेरिन जो है रक्त को जमने से रोकता है। नेक्स्ट लिखा है हृदय की मांसपेशियों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 73 नंबर सवाल का फ्रेंड्स इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन 74 है, निम्न में से कौन पौधे को संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है? तो इनमें से याद रखेंगे लिग्निन, बी ऑप्शन राइट होगा, जो संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वायु जनित रोग होता है? तो फ्रेंड्स वायु जनित रोग की बात करेंगे तो खसरा हो जाएगा राइट आंसर, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आप सभी का जीके जीएस का टोटल 75 क्वेश्चन। देखिए आप लोग 75 में से कितना सही कर पाए हैं, कमेंट करिए। और इसका जो शेष पार्ट रह गया है मैथ्स और रीजनिंग का, तो फ्रेंड्स मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप लोग सुबह 11 बजे से जुड़िए। प्रतिदिन सुबह 11 बजे से आप लोगों का मैथ्स और रीजनिंग डिस्कस करते हैं। और इसका पीडीएफ आप सभी को प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो लाइक कर दीजिए, पहली बार जुड़े हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।